नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज शनिवार को साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया है कि कनाडा सरकार भारत के राजनयिकों की ऑडियो और वीडियो के जरिए निगरानी कर रही है। रणधीर जायसवाल ने बताया कि कनाडा सरकार ने वाणिज्य दूतावास के कुछ अधिकारियों को सूचित किया था कि उनकी ऑडियो और वीडियो की निगरानी की जा रही है, जो कि जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि उनकी बातचीत में भी दखल दी गई। हमने आधिकारिक तौर पर कनाडा सरकार के आगे इसका विरोध जताया क्योंकि इन कार्रवाइयों को हम राजनयिक और वाणिज्य दूत समझौतों का उल्लंघन मानते हैं। तकनीकी बातों का हवाला देकर कनाडाई सरकार इस तथ्य को वाजिब नहीं ठहरा सकती है कि वो उत्पीड़न और धमकी के काम में शामिल है। हमारे राजनयिक और वाणिज्य दूतावास कर्मी पहले से ही उग्रवाद और हिंसा के माहौल में काम कर रहे हैं। कनाडा सरकार की यह कार्रवाई स्थिति को और बिगाड़ती है और स्थापित राजनयिक मानदंडों और प्रथाओं के अनुरूप नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आगे कनाडा के उप विदेश मंत्री के भारतीय गृह मंत्री अमित शाह पर लगाए गए आरोपों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि कल हमने कनाडा से जुड़े मामले के संबंध में कनाडा उच्च आयोग के प्रतिनिधि को समन किया था। एक राजनयिक नोट सौंपा गया जिसमें 29 अक्टूबर 2024 को ओटावा में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति की कार्यवाही का संदर्भ दिया गया। नोट में यह स्पष्ट किया गया कि भारत सरकार ने कनाडा के उप मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के सामने भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ लगाए गए बेमतलब और निराधार टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई है। यह पहले ही साफ हो चुका है कि कनाडा के अधिकारियों ने जानबूझकर भारत की छवि को खराब करने और दूसरे देशों को प्रभावित करने की एक रणनीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में निराधार आरोप लीक किए थे। यह केवल उस दृष्टिकोण की पुष्टि करता है जो भारत सरकार वर्तमान कनाडाई सरकार के राजनीतिक एजेंडे और व्यवहार के बारे में लंबे समय से रखती आ रही है। ऐसे गैर जिम्मेदाराना कदम द्विपक्षीय रिश्तों पर गंभीर असर डालेंगे। आपको बता दें कि डेविड मॉरिसन ने देश की नागरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी को बताया था कि भारत सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने कनाडाई नागरिकों को धमकी देने या उनकी हत्या के अभियान को मंजूरी दी थी। उन्होंने माना था कि उन्होंने अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को भारत के गृह मंत्री अमित शाह का नाम लीक किया था। अमेरिका ने कथित तौर पर रूस के सैन्य औद्योगिक अड्डे का समर्थन करने के आरोप में भारत की 19 कंपनियों सहित 275 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि रूस को लेटेस्ट टेक्निक और उपकरण की आपूर्ति करने के लिए चीन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड और तुर्की की कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ये वो कंपनियां हैं जिनकी रूस को अपनी युद्ध मशीनरी का समर्थन करने के लिए सख्त जरूरत है। दरअसल अमेरिका किसी भी ऐसी कंपनी के साथ व्यापार नहीं करना चाहता जो किसी भी तरह से रूस के रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों को मदद पहुंचा रही हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में शुक्रवार को हुए चरमपंथी हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। चिनार कोर के आधिकारिक एक्स अकाउंट की एक पोस्ट के मुताबिक 1 नवंबर की देर शाम बांदीपोरा के पनार क्षेत्र में सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधियां देखी। चुनौती दिए जाने पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और जंगल में भाग गए। बता दें कि शुक्रवार की शाम को एक चरमपंथी हमले में 2 मजदूरों के घायल होने की भी खबर सामने आई थी। घायल होने वाले दोनों व्यक्ति उत्तर प्रदेश के हैं और उनको गोली लगी है। अब शुक्रवार की शाम को हुए इन चरमपंथी हमलों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बयान देते हुए कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि जैसे ही हुकूमत यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आ गई और ये होने लगा है, मुझे शक है कि कहीं ये वो लोग तो नहीं कर रहे जो इस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहले क्यों नहीं हो रहा था? उन्होंने ANI को दिए बयान में कहा कि इसकी एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे पकड़े जाते हैं तो पता चल जाएगा कि कौन ये कर रहा है। उनको मारना नहीं चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। पकड़कर उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है, कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं और किस लिए कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला इस बात को जानते हैं कि यह आतंकवाद पाकिस्तान से आ रहा है। ये जगजाहिर बात है, इसमें किस बात की छानबीन करनी है।
वे खुद जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं इसमें पाकिस्तान और आतंकी संगठन शामिल हैं। हम सबको मिलकर हमारी सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों का साथ देना चाहिए। जो इंसानियत के दुश्मन हैं उनके खिलाफ एकजुट होकर हमें जंग लड़नी होगी। फारूक अब्दुल्ला को सीधा सीधा कहना पड़ेगा कि इसमें यानी बडगाम हमले में पाकिस्तान शामिल है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और दक्षिणी मुंबई के सांसद अरविंद सावंत ने शिवसेना शिंदे गुट की नेता शाइना एनसी पर दिए गए इम्पोर्टेड माल वाले बयान को लेकर माफी मांगी है। समाचार एजेंसी एएनआई को बयान देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले एक दिन से बड़ा माहौल बना हुआ है कि अरविंद सावंत जी ने किसी महिला का अपमान किया है। मैंने जिंदगी में महिला का अपमान नहीं किया, 55 साल से राजनीति में हूँ। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो बयान दिया गया उसका अर्थ अलग समझकर जानबूझकर मुझे टारगेट किया जा रहा है, उसका मुझे दुख है, लेकिन फिर भी मेरे वक्तव्य से किसी के मन को ठेस पहुंची होगी तो मैं माफ़ी मांगता हूं। मैं उनका सम्मान करता हूं। मैंने कभी पिछले मेरे 55 साल में अपमान नहीं किया, आज भी नहीं करूंगा, कल भी नहीं करूंगा। मैं अपेक्षा करता हूं कि देश में महिलाओं के सम्मान को किसी पार्टी की तरह नहीं देखा जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में अपने एक बयान में अरविंद सावंत ने बिना नाम लिए शाइना एनसी के लिए कहा था कि उनकी हालत देखिए आप, जिंदगी भर वो भाजपा में रहीं, फिर वो दूसरी पार्टी में गईं। हमारे यहाँ इम्पोर्टेड माल नहीं चलता, हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है। अब उनके इस बयान के खिलाफ शिंदे गुट की नेता शाइना एनसी ने कानूनी कदम उठाते हुए कल 1 नवंबर को एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरविंद सावंत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 79 और सेक्शन 356(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में 2 पत्रकारों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना 27 अक्टूबर की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय पत्रकार अमित द्विवेदी और शैलेंद्र मिश्रा का आरोप है कि स्थानीय नगर पंचायत अध्यक्ष और भाजपा नेता पवन अनुरागी ने उनके साथ मारपीट की और उनके साथियों ने इसका वीडियो वायरल किया। वायरल वीडियो में अमित द्विवेदी नग्न अवस्था में दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग उनकी पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इस सारे मामले के बाद अमित द्विवेदी की शिकायत पर 28 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज की गई, जबकि दूसरे पक्ष ने भी क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई है। अमित द्विवेदी ने मीडिया से बातचीत में दावा किया है कि कस्बे के हालात पर लगातार रिपोर्टिंग करने के कारण उनके और उनके सहयोगी के साथ यह घटना हुई। उनका कहना है कि मुझे एक फ़ोन कॉल आया था जिसमें घटना स्थल पर बुलाया गया। वहां पहुंचने पर दरवाज़ा बंद कर दिया गया और लाइट बुझा दी गई, जिसके बाद हमारे साथ मारपीट की गई। हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रस्तावित वक्फ बिल पर कई सारे सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड का हवाला देते हुए कहा कि टीटीडी बोर्ड में 24 सदस्य बनाए गए हैं। उन सदस्यों में कोई भी नॉन हिंदू नहीं है। जितने भी 24 सदस्य हैं वे सभी हिंदू हैं। जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं उन्होंने कहा है कि जो कोई भी वहां काम करेगा वो हिंदू होना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि हिंदू धर्म के हिसाब से टीटीडी के चेयरमैन ये काम कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी की सरकार प्रस्तावित वक्फ बिल में कह रही है कि स्टेट वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ काउंसिल में मुसलमानों की संख्या को कम किया जा रहा है। ओवैसी ने प्रस्तावित वक्फ बिल का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्रीय वक्फ काउंसिल में 7 मुसलमान होंगे। इसके सदस्यों में अनिवार्य रूप से 2 गैर मुसलमान होंगे, लेकिन इनकी संख्या 12 तक भी जा सकती है। गैर मुसलमानों को स्टेट वक्फ बोर्ड और केंद्र की वक्फ काउंसिल में क्यों रख रहे हैं? आप वक्फ बिल में ऐसा प्रावधान क्यों ला रहे हैं? वक्फ बोर्ड मुस्लिम धर्म के लिए है, लेकिन इसमें मुसलमान नहीं गैर मुसलमान होंगे। केंद्रीय वक्फ काउंसिल में गैर मुसलमानों की बहुलता हो जाएगी। ओवैसी ने आगे सवाल करते हुए पूछा कि जब टीटीडी हिंदू धर्म की संस्था है, वहाँ कोई ट्रस्टी कोई मुसलमान नहीं हो सकता है, तो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान सदस्य कैसे बन सकता है? ओवैसी ने संविधान के अनुच्छेद 25 के हवाले से हिंदू धर्म को लेकर कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 में हिंदू धर्म के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म को रखा गया है, लेकिन वक्फ के सदस्यों में केवल हिंदुओं को क्यों रखा जा रहा है? हमारे धर्म के मामले में आप क्यों आ रहे हैं? नरेंद्र मोदी गैर मुसलमान को वक्फ बोर्ड का सदस्य क्यों बनाना चाहते हैं? ये भारत के संविधान की धारा 26 का उल्लंघन है।
हरियाणा चुनावों के संबंध में पार्टी की शिकायतों पर आए चुनाव आयोग के जवाब पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने 20 सीटों पर शिकायत की। हमारे पास दस्तावेज थे, हमने उन्हें प्रस्तुत भी किया। हमने चर्चा की और चुनाव आयोग ने कहा कि हम इसकी जांच करवाएंगे। 20 दिनों के बाद चुनाव आयोग ने जवाब दिया, यह कोई जवाब नहीं है। हमारे विशिष्ट आरोप, शिकायतें, उन पर कोई टिप्पणी नहीं की गई, उन पर कोई जांच नहीं की गई। उन्होंने खुद को क्लीन चिट दे दी। आप एक चुनावी संस्था हैं, एक संवैधानिक संस्था हैं। मेरा चुनाव आयोग से अनुरोध है कि आप समझे कि आपका कर्तव्य क्या है। आपका कर्तव्य सुनना है, पार्टियों को गाली देना नहीं है और नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के आदेशों पर काम करना नहीं है। आप एक संवैधानिक संस्था हैं। हम वीवीपैट पर चुनाव आयोग से मिलना चाहते थे। उन्होंने हमसे 1-1.5 साल तक मुलाकात नहीं की, जबकि हमने उनसे मिलने की कोशिश की है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।